तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पहले अंग्रेजों ने और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भारत को एक कमज़ोर देश और एक कमज़ोर सभ्यता बनाया। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सभ्यता का विनाश हमेशा उसके इतिहास को विकृत करके, उसके इतिहास को तोड़ मरोड़ के किया जाता है। उस देश के और उस सभ्यता के एक नए इतिहास का संस्करण बनाया जाता है, जिस संस्करण में पीड़ितों को खलनायक बनाया जाता है और अत्याचारियों को हीरो बनाया जाता है। वही भारत के साथ भी हुआ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने कहा था कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, और भारत में भी यही हुआ है। दुर्भाग्य से भारत का इतिहास पिछले 150-200 सालों में पहले अंग्रेजों ने लिखा, जो उन्हें पसंद आया उस हिसाब से, और उसके बाद फिर कांग्रेस के कंट्रोल के द्वारा कम्युनिस्टों ने और इस्लामिस्टों ने लिखा। ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे भारत को एक कमजोर देश और कमजोर सभ्यता बनाया गया। पहला तरीका यह है कि भारतीयों को यह सिखाया गया कि आप भारत के समस्याओं को सुलझाने के लिए बाहर देखें। जब अंग्रेज भारत आए और जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का सिस्टम भारतीयों के ऊपर लगाया, तो उन्होंने ये कोशिश की कि भारतीयों को लीडर ना बनाया जाए, भारतीयों को नेतृत्व लेना ना सिखाया जाए, भारतीयों को हमेशा नौकर बना के रखा जाए। इसलिए आप देख सकते हैं कि आज भी भारत के जितने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, IIM हो, IIT हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जिसके बड़े बड़े कॉलेजेस हैं भारत के, उसमें से लीडर ज़्यादातर नहीं उपजते हैं। उनमें यह सिखाया जाता है कि भाई आप आइए, किसी भी तरह से किसी न किसी नौकरी में लग जाइए। हमें नौकरियां बनाना नहीं सिखाया जाता, हमें नौकरियां खोजने वाले बनाया जाता है। इसलिए आज भी आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े लीडर आते हैं भारत में, जैसे कि नरेंद्र मोदी, जैसे कि मुलायम सिंह, जैसे कि लालू यादव, जैसे कि मायावती, आपको इनकी पॉलिटिक्स चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो लीडर हैं ये किसी बड़े अंग्रेजी स्कूल से नहीं आए हैं, ये आए हैं हिंदी मीडियम या अपने लोकल लैंग्वेज मीडियम से निकले हुए हैं। तो जो भारतीय लोकल लैंग्वेज वाले स्कूल हैं वो अभी भी लीडर बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, जो बड़े बड़े हमारे अच्छे स्कूल हैं, उसमें से अभी भी लीडर नहीं निकल रहे। दूसरा कि किस तरह से कांग्रेस ने आजादी के समय पे पूर्ण स्वराज का जो हमारा उद्देश्य था उसके साथ समझौता किया। तो हमें यह सिखाया जाता है स्कूल में कि हमें आजादी कैसे मिली। आजादी मिली सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी और गांधी जी की वजह से। देखिए, नेहरू जी और गांधी जी का आजादी के संग्राम में हाथ था पूरी तरह से, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कहना कि हमें आजादी मिले सिर्फ और सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी की वजह से, ये कहना भी झूठ है। इतिहास अगर हम देखें तो दो सबसे बड़े कारण आते हैं कि क्यों भारत को आजादी मिली। पहला कारण यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंग्लैंड के इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी और उनसे जो इतना बड़ा उनका साम्राज्य था वो संभाला नहीं जा रहा था। और दूसरा कारण यह है, जो इंग्लैंड के तब प्राइम मिनिस्टर एटली ने खुद कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी की जो गतिविधियां थी, उस वजह से जो भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश सेना के, उनकी वफादारी अंग्रेजों के लिए बहुत कमजोर हो गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी की गतिविधियों की वजह से भारतीय सैनिक जो थे ब्रिटिश आर्मी के, वो अपने आप को अंग्रेजी साम्राज्य के रक्षक समझने के बजाय भारत के रक्षक समझने लगे, और अंग्रेजों को दिखने लगा कि भारतीय सैनिकों की वफादारी बहुत कमजोर हो रही है और लग रहा है कि वो दोबारा बगावत करेंगे। तो अंग्रेजों को याद था कि 1857 में किस तरह ये बड़ी बगावत हुई थी और कितनी मुश्किल से अंग्रेजों ने 1857 की बगावत को दबाया था। और आजादी के समय पे जो अंग्रेजों का हाल था, उनको ये लगा कि भाई अगर भारतीय सैनिकों ने दोबारा बगावत की तो फिर ये बगावत अंग्रेजों से संभाली नहीं जाएगी। इसलिए फिर अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भाई, राम राम, हम निकल रहे हैं यहाँ से। और जहां तक आई आजादी से समझौता करने की बात, तो वो हम आप देखते हैं 1905 के आसपास एक वैचारिक लड़ाई हुई कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिसमें कि कांग्रेस का विभाजन हुआ दो गुटों में। पहला गुट था जो मॉडरेट कहते थे जिनको, और दूसरा गुट था जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, बट वो असल में राष्ट्रवादी थे, जैसे कि श्री अरबिंदो, जैसे कि लोकमान्य तिलक। बंगाल के 1905 के पार्टीशन के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, वो एक सही मायने में एक स्वतंत्रता संग्राम था। जब लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने ये ऐलान किया कि भारत का और कांग्रेस का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, और वो है संपूर्ण स्वराज। लोकमान्य तिलक के निधन के बाद जब गांधी जी कांग्रेस में ताकतवर हुए और कांग्रेस में एक लीडरशिप पोजीशन में आए, तब उसके बाद हमने 2-3 बार पूर्ण स्वराज्य के साथ समझौता किया। भारतीयों को यह सिखाया जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था।
लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत के आज़ादी के लिए नहीं किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया गया था खिलाफत के लिए। खिलाफत क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों ने टर्की के सुल्तान को हटाया था, तब भारत के मुसलमानों ने एक खिलाफत अभियान शुरू किया था जिसमें वो अंग्रेजों से कह रहे थे कि आप टर्की के सुल्तान को वापस लगाइए। भारत का टर्की से कोई लेना देना नहीं है, भारत के मुसलमानों का टर्की के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि टर्की के जो लोग थे उन्होंने खुद अपने सुल्तान को कमाल अतातुर्क के अंदर हटाया था। तो टर्की के लोगों को खुद को सुल्तान की परवाह नहीं थी, लेकिन भारत के मुसलमानों को टर्की में क्या हो रहा है उसकी बड़ी परवाह थी। तो भाई हम भारत की बेहतरी नहीं चाहते, हम टर्की की बेहतरी चाहते हैं, जबकि हमारा टर्की से कोई लेना देना ही नहीं है। ये क्या बवासीर है? कमाल करते हो यार गेंदा। यहाँ तक कि गांधी जी ने खुद कहा था कि वो पूर्ण स्वराज को टालने को तैयार है अगर खिलाफत अभियान की मदद हो सके तब। तो एक ऐसे अभियान का जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं था, उस अभियान की मदद करने के लिए हमने पूर्ण स्वराज्य के साथ समझौता किया। फिर 1929 में लाहौर सेशन में कांग्रेस ने फिर ये ऐलान किया कि उनका उद्देश्य पूर्ण स्वराज है सिर्फ। लेकिन फिर उसके बाद जब वो सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च हुआ था दांडी मार्च के साथ इतने जोर शोर से, फिर पूर्ण स्वराज के उद्देश्य के साथ समझौता किया गया जब गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके बाद फिर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज से हवा निकाल दी। और फिर हमने फिर देखा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ भी क्या हुआ। तो हमने देखा है कि कैसे 2-3 बार आजादी के पहले भी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के साथ समझौता किया, जिससे कि लोग फिर हमें एक कमजोर सभ्यता और एक कमजोर देश की तरह देखने लगे। और फिर ये कमजोरी आजादी के बाद खत्म नहीं हुई। आजादी के बाद भी हमारी जो ये नौकर वाली मेंटालिटी है वो गई नहीं। हम फिर बाहर देखने लगे लीडरशिप के लिए, नेतृत्व के लिए। पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि आप गवर्नर जनरल बने रहिए, बजाय इसके कि भारत का एक गवर्नर जनरल बनाया जाए। और जनरल एलपी सेन और जनरल थिमैया दोनों ने नेहरू से कहा कि आप कश्मीर को अंदरूनी तरीके से सुलझाइए ताकि कश्मीर में कोई प्रॉब्लम रहे ना। लेकिन उनकी बात नेहरू जी ने मानी नहीं। नेहरू जी ने माउंटबेटन की बात मानी जब माउंटबेटन ने कहा कि आप कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस में लेके जाइए। और फिर हम आज देख रहे हैं कि आज भी कश्मीर का क्या बुरा हाल है। ये तो शुक्र की बात है कि फिर राजा जी गवर्नर जनरल बने और राजा जी ने सरदार पटेल से कहा कि आप हैदराबाद को जैसे सुलझाना चाहते हैं जाके सुलझाइए। तब सरदार पटेल ने आर्मी भेजी हैदराबाद में और हैदराबाद का सिचुएशन सुलझाया, वरना आज हैदराबाद की हालत भी बिल्कुल कश्मीर जैसी होती। और जिस तरह से नेहरू जी ने कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर दिया, उसी तरह से नेहरू जी ने और भारत ने तिब्बत को चाइना के हवाले कर दिया। इस वजह से पाकिस्तान और चाइना और बाकी दुनिया के देश हमें एक कमजोर देश की तरह देखने लगे। और वो जो हमारी एक कमजोर देश की प्रतिष्ठा है वो कितने सालों तक बनी रही, अब जाके हम थोड़ा थोड़ा उसको हटाना शुरू कर रहे हैं। फिर जब इकोनॉमी की बात है तो इकोनॉमी में भी हमने बाहर देखना शुरू किया। अंग्रेजों के आने के पहले भारत के सारे गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे। तो फिर उस गांव की आत्मनिर्भरता को बनाने के बजाय फिर हमने वो सोशलिस्ट मॉडल अपनाया, जिसमें कि जो गवर्नमेंट है वो सारे इंडस्ट्रीज को, सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखती है। और उस सिस्टम की फिर हालत क्या हुई हमारे देश की वो तो हमने देखा ही हुआ है। फिर आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन में भी फिर हमने अपने बच्चों को यही पढ़ाना शुरू किया कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है, भारत की सभ्यता में कुछ भी अच्छा नहीं है, जो भी भारत में अच्छा आया है वो बाहर से आया है। तो नेहरू जी ने मौलाना आजाद को पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। और मौलाना आजाद ये मानते थे कि भारत सभ्य तभी हुआ जब भारत में इस्लाम आया। भारत में इस्लाम के आने के पहले भारत में कोई ऐसी सभ्यता थी नहीं। इसलिए हमारे किताबों में बाबर को, औरंगजेब को एक हीरो की तरह दिखाया जाता है। फिर भारत की शिक्षा के जो 2 बड़े डिपार्टमेंट हैं, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NIEPA, इन दोनों डिपार्टमेंटों को लेफ्टिस्टों ने और इस्लामिस्टों ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। इंदिरा गांधी के समय पे भी नूरुल हसन को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। नूरुल हसन भी यही मानते थे कि भारत में सभ्यता तभी आई जब भारत में इस्लाम आया। और फिर नूरुल हसन के अंदर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सलाहकारों के रूप में NCERT के साथ लगाया गया। तो जब आप JNU को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सलाहकार की तरह एजुकेशन ले रहे हैं तो फिर एजुकेशन की हालत क्या होगी वो तो आप समझ ही जाइए। भारतीय शिक्षा के सिस्टम में फिर हमें यह सिखाया गया सेक्युलरिज्म में कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये हुआ कि भारत का जो अपना धर्म है, भारत की जो अपनी सभ्यता है वो बिल्कुल खराब है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और बाहर से जो सभ्यता आई है भारत में वो अच्छी है, उन्होंने हमें सभ्य बनाया है, उन्होंने हमें अच्छा बनाया है, वरना हम बहुत खराब थे। और अगर आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं स्कूल में बचपन से, तो आपकी मेंटालिटी यही हो जाएगी कि आपको भारत का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप हमेशा बाहर देखेंगे नेतृत्व के लिए।
और वो एक आपके दिमाग में एक नौकर जैसी मेंटालिटी बना के रखता है। स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले ये कहा था कि जो अंग्रेजों ने आके हमारा इतिहास लिखा है, और अंग्रेज ऐसे लोग हैं जिनको हमारी सभ्यता पसंद नहीं है, जिनको हमारे जुबानें पसंद नहीं है, जिनको हमारा धर्म पसंद नहीं है, जो इन तीनों चीज़ों को समझते भी नहीं है ठीक से, वो क्या हमारा इतिहास लिखेंगे ठीक से। भारत की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य ये होना चाहिए कि अपनी सभ्यता में, अपने जुबानों में, अपने धर्म में जो महानता है वो बच्चों को सिखाई जाए। अगर आप बच्चों को ये सिखाएंगे कि आपकी सभ्यता बिल्कुल बकवास है, तो वो दिमाग से हमेशा गुलाम ही रहेंगे। एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को खुद से सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं सिखाना चाहिए कि बेटा ये बाहर के लोगों ने बताया है, यही डालो दिमाग में। और हमें नौकरी खोजने वाले से बदल के नौकरी बनाने वाले बनाना चाहिए। तब भारतीयों को अपने समाज के ऊपर, अपने सभ्यता के ऊपर, अपनी जुबानों के ऊपर, तब उनको गौरव होगा इन सब चीजों पे। दुर्भाग्य से बीजेपी ने भी इसके बारे में कुछ खास काम नहीं किया है, इसलिए सभी भारतीयों को अपनी सभ्यता के बारे में, अपनी भाषाओं के बारे में खुद सीखना चाहिए और अपने बच्चों को और अपने आसपास वालों को सिखाना चाहिए। तो ये था आज का एपिसोड। मुझे आशा है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं और कैसे हम दोबारा भारतीयों के अंदर अपनी सभ्यता के लिए, अपनी भाषाओं के लिए और अपने धर्म के लिए गौरव पैदा कर सकते हैं। प्लीज अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज एक एपिसोड को लाइक दे दें, एक थम्स अप दे दें। इससे मेरी मदद होती है और इससे शो की भी मदद होती है। अगर आप श्याम शर्मा शो को पेट्रियन पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लिंक में जाके श्याम शर्मा शो को पेट्रियन पे सपोर्ट करें। अगर जो हम करते हैं श्याम शर्मा शो पे आप उसको पसंद करते हैं तो प्लीज नीचे जाके आप श्याम शर्मा शो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।